हमारे YouTube चैनल एवर्स एंड बायोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम 12th के परीक्षा को देखते हुए बायोलॉजी के जेनेटिक्स चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालने जा रहा हूं, जो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? मानवों में सहलग्नों की संख्या। सहलग्नों कहने का मतलब कि सहलग्न एक प्रकार का जो है, क्या कहते हैं, अनुवांशिक, मेंडल के अनुवांशिक का अपवाद होता है। तो उसी के आधार पर गुणों का जो निर्धारण होता है, तो उसमें क्रोमोसोम की संख्या के आधार पर सहलग्न को देखा जाता है। तो सहलग्न की संख्या कितनी होती है? तो 23। कितने होते हैं सहलग्नों की संख्या मानवों में? 23। कहने का मतलब कि कुल क्रोमोसोम का आधार। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर सहलग्न से संबंधित ही है। लिंग सहलग्न गुण पाया जाता है। तो लिंग सहलग्न गुण किसी जीवों से संबंधित नहीं है, यह मानव से ही संबंधित है कि मानव में ऐसे कौन से रोग लगते हैं लिंग सहलग्न से संबंधित। तो मुख्य रूप से रक्ताल्पता, रक्त की कमी, रक्त की अल्पता, वर्णांधता जो कि आंखों से संबंधित है, आंखों के रोग से संबंधित है वर्णांधता। उसके बाद आता है गंजापन। कुछ और रोग आते हैं जो लिंग सहलग्न रोग है। क्या है? लिंग सहलग्न रोग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। वंशागति का क्रोमोसोमल सिद्धांत, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो मुख्य रूप से सटन और बोवेरी। क्वेश्चन लिखते जाइएगा तो सबसे बेहतर रहेगा, वह आपका विवेक कम करेगा कि विवेक के आधार पर आप लिखते चलिए, बहुत बेहतर रहेगा, ताकि उस समय देखने में परेशानी ना हो। वीडियो को बार बार देखने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन अगर लिखते चलते हैं तो बेहतर होगा। वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? सटन और बोवेरी के द्वारा। किसके द्वारा? सटन और बोवेरी के द्वारा। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचक एंजाइम है। प्रोटीन का पाचक एंजाइम प्रोटीएजेज। कौन है? प्रोटीएजेज। प्रोटीन प्रोटीएजेज। उसके बाद आरएनए का पाचक एंजाइम है। अगला क्वेश्चन, आरएनए का पाचक एंजाइम है आरएजेज। कौन है? आरएजेज। अब चलिए, अब इसमें से 3-4 क्वेश्चन इसके बाद हम बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उससे ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट टाइप निश्चित रूप से पूछता है। मनुष्य में जो है एक गुणसूत्रीय विकार लगता है। क्या होता है? यह भी एक प्रकार का अनुवांशिक हो जाता है बाद में चल करके। गुणसूत्रीय विकार के कारण जो है कुछ रोग लगते हैं, और उसी को कहते हैं गुणसूत्रीय विकार, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो उसमें मुख्य रूप से एक शॉर्ट वीडियो भी इस पर बनाए थे, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 3 प्रकार के क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं, गुणसूत्रीय विकार होते हैं। डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, एक टर्नर सिंड्रोम। अब जो है डाउन्स में क्या होता है, क्लाइनफेल्टर्स में क्या होता है, और टर्नर्स में क्या होता है, उसको उसके नीचे हम डाले हैं। टर्नर्स सिंड्रोम में क्या होता है कि यह मुख्य रूप से जो है महिलाओं, मादाओं में होता है, नारियों में। नारियों में क्या होता है कि एक एक्स क्रोमोसोम घट जाता है। लिंग क्रोमोसोम जो होता है 23वां जोड़ा, उसमें एक क्रोमोसोम की कमी हो जाती है, जिससे क्या होता है कि नारी में बांझपन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अर्थात क्या होता है कि अंडाशय जो है, जब एक क्रोमोसोम कम हो जाएगा तो स्वाभाविक है कि वह जो है लिंग क्रोमोसोम पूर्ण रूप धारण नहीं कर पाया, जिससे क्या होता है कि अंडाशय पूर्ण परिपक्व नहीं होता है। अंडाशय पूर्ण परिपक्व नहीं होगा तो अंडोत्सर्ग की क्रिया, अंडाणु निर्माण की क्रिया नहीं करेगा। इससे क्या होता है कि ऐसी स्त्रियों में बांझपन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसमें चलिए टर्नर्स सिंड्रोम, ध्यान दीजिएगा, टर्नर्स सिंड्रोम, एक एक्स क्रोमोसोम की कमी, नारियों में बांझपन। ठीक। इसके बाद डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि अब विशेष करके बच्चों में होता है, वह जो है लड़का लड़की कोई हो, क्या होता है कि 21वें जो क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम की वृद्धि हो जाती है। मानवों में 23 जोड़ा क्रोमोसोम, 23 जोड़ा क्रोमोसोम में जो है 21वां जोड़ा क्रोमोसोम जो है, उस क्रोमोसोम में
एक क्रोमोसोम की वृद्धि हो जाती है, तो उस 21वें जोड़े क्रोमोसोम में 3 क्रोमोसोम हो जाते हैं, तो वही जो है इसको ट्राइसोमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्राइसोमी कहा जाता है। और इस स्थिति के कारण जो है बच्चा जो है मंगोलियन हो जाता है। तो मंगोलियन का क्या मतलब होता है? तो मंगोलियन बच्चा होने का मतलब हो जाता है कि हाथ का छोटा हो जाना, पैर का छोटा हो जाना, सिर का गोल हो जाना, मुंह हमेशा खुला रखना, ये सब मंगोलियन बच्चों की पहचान है। क्या है? मंगोलियन बच्चों की पहचान है ना। तो यह किसमें स्थिति उत्पन्न होती है? तो डाउन सिंड्रोम में। किन में? डाउन सिंड्रोम में 21वें जोड़े क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम की वृद्धि, ट्राइसोम की स्थिति उत्पन्न होना, इस स्थिति के कारण बच्चा का मंगोलियन होना। मंगोलियन का लक्षण क्या होता है? तो हाथ पैर का छोटा होना, सिर का गोल होना, मुंह का खुला रखना, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए तीसरा नंबर में आ गया क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है? तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम यह मुख्य रूप से पुरुषों में लगता है। विशेष करके क्या होता है, पुरुषों में ऐसे लक्षण लगते हैं, ऐसे गुणसूत्रीय डिसऑर्डर होता है। क्या होता है कि पुरुष के एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाते हैं, मतलब कि 21वां जोड़ा क्रोमोसोम जो लिंक क्रोमोसोम है एक्स वाई, उसमें एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, तो मतलब कि एक्स एक्स वाई हो जाता है। तो स्वाभाविक है कि एक्स एक्स वाई, तो एक्स क्रोमोसोम की वृद्धि हुई, तो जो कि महिलाओं में विशेष करके पाया जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि ऐसे पुरुष में जो है मादा जैसे लक्षण प्रकट होने लगते हैं, जैसे कि स्तनों के आकार का बढ़ जाना, क्या कहते हैं उसका व्यवहार जो है महिलाओं के जैसा करना, आवाज जो है महिलाओं के जैसा निकलना, ये सभी जो है लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं पुरुषों में। एक बात ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन पूछता है इस तरह की लक्षण, जो इस तरह के लक्षण जो प्रकट होते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है गाइनोमॉर्फ। क्या बोलते हैं? गाइनोमॉर्फ। और एनसीईआरटी में जो मुख्य रूप से चर्चा किया है गायनिकोमैस्टीजी। क्या बोलते हैं? गायनिकोमैस्टीजी। दोनों बात याद रखिएगा, पुरुषों में महिलाओं के जैसे लक्षण दिखने पर वैसी स्थिति को क्या कहते हैं, वैसे लक्षण को क्या कहते हैं? गायनोमॉर्फ, गायनोमैस्टीजी। ठीक, चलिए अगला देखा जाए। अगला क्वेश्चन, आरएनए अनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। कहने का मतलब कि आरएनए जो है कौन कौन से ऐसे जीव हैं जिसमें जो है अनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम करता है। ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है, लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जिसमें अनुवांशिक पदार्थ आरएनए भी है। इस बातों को भी आपको ध्यान रखना, यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। कुछ ऐसे वायरस होते हैं, कुछ ऐसे विषाणु होते हैं जिसमें आरएनए जो है अनुवांशिक पदार्थ के रूप में रहता है, जैसे टोबैको मोजेक वायरस, क्यूबीटा बैक्टीरियोफेज, एड्स वाला जो विषाणु होता है HIV, इसमें जो है आरएनए रहता है अनुवांशिक इकाई के रूप में, है ना, अनुवांशिक पदार्थ के रूप में। इसको ध्यान रखिएगा, कुछ विषाणु होते हैं जिसमें टोबैको मोजेक वायरस, क्यूबीटा बैक्टीरियोफेज, HIV, ये सभी जो है इनमें आरएनए जो है अनुवांशिक पदार्थ के रूप में रहता है, और वह भी एक कुंडलिनी संरचना में। किसमें? एक कुंडलिनी संरचना में। जो भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, हर एक क्वेश्चन कहीं से न कहीं मिलान कीजिएगा तो निश्चित रूप से जो है आपको यह पूछा हुआ दिखेगा। और वह क्वेश्चन जो हम एनसीईआरटी जब पढ़ रहे थे तो एनसीईआरटी से तैयार करके जो हम लिखे तो हम देखें कि यत्र तत्र जहां तहां जो है यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, एकदम 100% यह जो है परीक्षा उपयोगी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। प्रतिकृतियन को सर्वप्रथम देखा। प्रतिकृतियन जो है यह तो मुख्य रूप से विशेष करके जो है बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन कुछ चर्चा यहाँ की आती इसीलिए इसको शामिल कर दिया। मतलब कि प्रतिकृति करने की जो प्रवृत्ति होती है, तो सबसे पहले किसमें देखा गया? तो एस्चेरिचिया कोलाई। यह एस्चेरिचिया कोलाई एक प्रकार का जो है जीवाणु है, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है ना, यह डीएनए अनुवांशिक पदार्थों की खोज में। एस्चेरिचिया कोलाई जो है जिसमें प्रतिकृतियन जैसी प्रवृत्ति को देखा। चलिए अगला देखते हैं।
वंशागति की क्रियात्मक इकाई है। वंशागति की क्रियात्मक इकाई है, तो कौन है क्रियात्मक इकाई? तो जीन है वंशागति की क्रियात्मक इकाई। ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग भी पढ़े होइएगा, ध्यान में होगा। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, कौन करता है? तो आरएनए करता है। कौन करता है? आरएनए करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लैक प्रचालक, लैक ओपरेन पढ़े होइएगा। लैक ओपरेन में लैक है, क्या है? लैक, लैक लैक्टोज है। क्या है? लैक्टोज है ना। और इसमें 3 गो जीन पाया जाता है। कौन जीन? कितने जीन? 3 जीन पाया जाता है। इस 3 जीन से भी संबंधित हम क्वेश्चन लिए हैं और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। लैक प्रचालक या लैक ओपेरेन में लैक क्या होता है? लैक्टोज होता है। ठीक। जीवों में आनुवंशिक सूचना का निर्धारण या निर्धारण कौन करता है या निर्धारक कौन होता है? तो क्षार अनुक्रम। डीएनए पढ़े है ना, डीएनए पढ़े होइएगा, तो उसमें जो क्षार अनुक्रम रहता है हाइड्रोजन बंध के द्वारा एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन वह जो जुड़ा हुआ रहता है, वही मुख्य रूप से जो है आनुवंशिक सूचना का निर्धारण करता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव जीनोम में चले गए। मानव जीनोम में उपस्थित क्षार युग्म होते हैं। कितने क्षार युग्म होते हैं? 3 × 10⁻9। कितने? 3 × 10⁻9 मानव जीनोम में उपस्थित क्षार युग्म कितने? तो 3 × 10⁻9। अब चलिए लैक प्रचालक से ही है। दमनकारी द्वारा लैक प्रचालक नियमन होता है। एक दमनकारी जो है लैक प्रचालक होता है, तो उसके द्वारा नियमन होता है। तो क्या नियमन होता है? ऋणात्मक या धनात्मक? तो दमन होता है तो इसका मतलब ऋणात्मक। क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। लैक प्रचालक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन पूछता है ना। जो हम शामिल किए हैं तो किए हैं, देख लीजिए, लेकिन इसके अलावे भी आप लोग को कहीं क्वेश्चन मिले तो उसको देख लीजिएगा। चलिए डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, किसने स्पष्ट किया? 1952 में अल्फ्रेड हल्से एवं मार्था चेस। कौन किया था? अल्फ्रेड हल्से एवं मार्था चेस 2 वैज्ञानिक थे। दोनों वैज्ञानिक ने 1952 में जीवों के कोशिका का अध्ययन करके यह स्पष्ट कर दिया कि पीढ़ी दर पीढ़ी ढोने का कार्य करता है ना। आनुवांशिकता का तो वह जो है नियम प्रस्तुत किए थे मेंडल, लेकिन यह प्रमाणित कर दिए कि कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं शरीर में जो आनुवांशिक गुणों को ढोता है। तो वह पदार्थ कौन है? तो डीएनए है। कौन है? डीएनए। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। रूपांतरण सिद्धांत, रूपांतरित जो होता है यह भी एस्चेरिचिया कोलाई स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी में देखा गया था। देख लेते हैं। रूपांतरण सिद्धांत के जीव रासायनिक सिद्धांत के बारे में बताया। कहने का मतलब कि रूपांतरण की जो प्रवृत्ति होती है ना, रूपांतरण की जो प्रवृत्ति होती है उससे संबंधित जीव रासायनिक सिद्धांत जो दिया था, उस कौन दिया था? तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ दिए थे। कौन दिए थे? फ्रेडरिक ग्रिफिथ दिए थे। तो कब दिए थे? तो 1928 में दिए थे। और यह प्रयोग किस पर किए थे? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, जो निमोनिया रोग पैदा करता है ना। यह जो है निमोनिया रोग पैदा करता है, तो वही जो है उसी पर प्रयोग किए थे, उसी का अध्ययन किए थे और रूपांतरण के रासायनिक सिद्धांत को प्रस्तुत किए थे। देखिए यह बहुत ही दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आरंभक प्रकूट, आरंभक कोडोन होता है तो कौन होता है? तो AUG। कौन होता है? AUG। एडेनिन यूरेसिल गुआनिन होगा, है ना। उसके बाद जो है समापक प्रकूट कोडोन होता है, तो कौन कौन होता है? तो 3 होता है, UAA, UAG, UGA। ये दोनों को एकदम गांठ में बांध लीजिए, किसी भी परिस्थिति में इसको भूलना नहीं है। कभी आरंभक पूछ देता है तो कभी समापक पूछ देता है। तो आरंभक प्रकूट कौन है? तो AUG। समापक प्रकूट कौन है? तो 3 गो है, UAA, UAG, UGA। हाँ चलिए अगला देखते हैं। यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन। कैंसर कोशिका में पाया जाता है।
क्रोमोसोमीय विपथन पाया जाता है। विपथन के बारे में सुने होइएगा, है ना, उसमें भी क्रोमोसोमल संरचना में ही परिवर्तन होता है। जो यहाँ पढ़े थे क्रोमोसोमल गुणसूत्रीय विकार, उसी तरह यहाँ विपथन है। क्या है? विपथन है। विपथन के कारण जो है कोशिका का जो है क्या कहते हैं, विभाजन की क्रिया जो है ढंग से नहीं हो पाता है, जिससे जो है ट्यूमर का निर्माण हो जाता है और वही ट्यूमर जो है कैंसर का रूप धारण कर लेता है। तो वही जब अध्ययन किया गया तो क्या देखा गया? क्रोमोसोमीय विपथन देखा गया। क्या देखा गया? क्रोमोसोमीय विपथन देखा गया। चलिए अगला क्वेश्चन, न्यूक्लियोसोम का हिस्टोन अष्टक होता है तो कौन होता है? क्या होता है? धन आवेशित कि ऋण आवेशित? न्यूक्लियोसोम का हिस्टोन अष्टक होता है धन आवेशित। क्या होता है? धन आवेशित होता है, इसीलिए जो है उसके चारों ओर जो है ऑक्टेट घूमता रहता है ना, तो वह धन आवेशित होता है। क्या होता है? धन आवेशित। अब चलिए जो है देख लेते हैं डीएनए और आरएनए का काम। यह भी पूछता है आनुवंशिक सूचनाओं का संचयन कौन करता है, मतलब कि भंडारित करके रखने का काम कौन करता है? तो डीएनए। कौन करता है? डीएनए। और उसके बाद आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण कौन करता है? तो आरएनए करता है। समझ गए? ध्यान रखिएगा, संचयन डीएनए, स्थानांतरण आरएनए, है ना। स्थानांतरण आरएनए में भी कई प्रकार का आरएनए है, उसकी भी चर्चा इसी में है। कुछ क्वेश्चन छुटा हुआ है जो अगले वीडियो में डालेंगे, लेकिन इसमें जो है मुख्य रूप से जो है बहुत सारा क्वेश्चन को शामिल कर लिया गया है। चलिए अगला, म्यूटोन, सिस्ट्रोन, रेकोन पद का प्रतिपादक कौन है? उतना तो हम नहीं बता पाएंगे अभी, शॉर्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप वाला में आप लोग देखे होइएगा। म्यूटोन, सिस्ट्रोन और रेकोन पद का प्रतिपादक कौन है? तो एस बेंजर है। कौन है? एस बेंजर है। यह भी जो है तीनों जो है क्या कहते हैं, इसमें जो है यह पद भी जो है क्या कहते हैं, आनुवांशिक वंशागति का आधार जो है उसमें जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है ना। इसको भी देख लीजिएगा तीनों, है ना। आखिर इसके प्रतिपादक कौन थे? तो एस बेंजर। घुलनशील आरएनए, आरएनए से संबंधित क्या क्वेश्चन है? घुलनशील आरएनए कौन है? तो टीआरएनए। और उसके बाद जो है एंटीकोडोन किस आरएनए में पाया जाता है? तो टीआरएनए में। एंटीकोडोन किस में पाया जाता है? तो टीआरएनए। घुलनशील आरएनए, टीआरएनए। एक और क्वेश्चन है, आरएनए के किस रूप की संरचना त्रिपर्णी होती है? क्या होती है? त्रिपर्णी होती है। तो टीआरएनए। 3 क्वेश्चन है ना। घुलनशील आरएनए, टीआरएनए। एंटीकोडोन किस आरएनए में पाया जाता है? तो टीआरएनए। त्रिपर्णी संरचना किस आरएनए का होता है? तो टीआरएनए, है ना। टीआरएनए क्या होता है? तो ट्रांसफर आरएनए, स्थानांतरण आरएनए, है ना। चलिए अगला चलते हैं, पॉलीपेप्टाइड का कूट लेखन करता है तो कौन करता है? तो यही सिस्ट्रोन। कौन करता है? पॉलीपेप्टाइड का कूट लेखन सिस्ट्रोन करता है। कौन करता है? सिस्ट्रोन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एमिनो अम्ल को लाने तथा आनुवंशिक कूट को पढ़ने का कार्य कौन करता है? तो टीआरएनए। ये देखिए चौथा क्वेश्चन, लगता है टीआरएनए बड़ा बड़ा बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ना। ये एकदम जो है गांठ बांध करके रखना है। चलिए फिर से देखते हैं, एमिनो अम्ल को लाने तथा आनुवंशिक कूट को पढ़ने। लाने तो वही बोले थे स्थानांतरण आरएनए, आनुवंशिक कूट को पढ़ने का भी कार्य करता है तो कौन करता है? तो टीआरएनए करता है। कौन? टीआरएनए। चलिए अगला आरएनए से संबंधित ही है, स्थानांतरण के दौरान संरचनात्मक एवं उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है तो कौन भूमिका निभाता है? तो आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। कौन? आरआरएनए। कौन? आरआरएनए, है ना। एक एमआरएनए छूट रहा है, यहां से हो सकता है अगला आएगा आगे क्वेश्चन एमआरएनए से संबंधित, मैसेंजर आरएनए, है ना। चलिए राइबोसोमल आरएनए के अनुलेखन के लिए उत्तरदायी होता है तो कौन होता है? तो आरएनए पॉलीमेरेज फर्स्ट। कौन होता है? आरएनए पॉलीमेरेज फर्स्ट होता है। राइबोसोमल आरएनए के अनुलेखन के लिए उत्तरदायी होता है आरएनए पॉलीमेरेज फर्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। हाँ ये तो हो ही गया था, त्रिपर्णी संरचना होती है टीआरएनए का।
अगला चलिए लेक एपोरेंस है। यह तीनों जो है एकदम निश्चित रूप से याद रखिएगा, ये तीनों क्वेश्चन। लेक ओपेरेंट में बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गाल, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बीटा गाल का कूटलेखन कौन करता है? तो यहां पढ़े थे 3 जीन होता है ना। तो 3 जीन में एक होता है जेड जीन, वाई जीन, ए जीन, है ना। अब देखिए लेक एपोरेंट में बीटा गैलेक्टोसाइड का जो है बीटा गाल का कूटलेखन कौन करता है? तो जेड जीन। परमीएजेज का कूटलेखन कौन करता है? तो वाई जीन। ट्रांस एसिटिलेज का कूटलेखन कौन करता है? तो ए जीन। फिर से इसको सुन लिया जाए। लेक एपेरोन में बीटा गैलेक्टोसाइड बीटा गाल का कूटलेखन कौन? तो जेड जीन। ठीक। परमीएजेज का कूटलेखन कौन करता है? तो वाई जीन। कौन करता है? वाई जीन। ट्रांस एसिटिलेज का कूटलेखन कौन करता है? तो ए जीन, है ना। यहां इसमें से भी क्वेश्चन पूछता है, इसमें से भी 1-2 क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। और यह हम तैयार किए हैं एनसीईआरटी से। तो आज जो है लगभग 40-42 क्वेश्चन है जो इसमें हम शामिल किए हैं। इससे पहले वाले में भी कुछ 35-36 क्वेश्चन था। हमको लगता है 40-35 क्वेश्चन और आएगा जो कि जेनेटिक्स से, और लगभग 100-120 क्वेश्चन आने के बाद हम दावा के साथ कहेंगे, लेकिन इतना दावा भी नहीं देना चाहिए काहे कि कहाँ से क्वेश्चन अराइज करता है कोई निश्चित नहीं है। लेकिन हमको लगता है कि अधिकांश क्वेश्चन अधिकांश क्वेश्चन इसके अंदर रहेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, है ना।